हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन देखा था, और रिलेशन और फंक्शन पे देखते हुए उसके अंदर जो हमने टॉपिक देखा था वो देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की हमने डेफिनेशन देखी थी, उसके एग्जाम्पल्स देखे थे, उसका हमने सेट बिल्डर फॉर्म में क्या देखा था, रिप्रेजेंटेशन देखा था, और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखे थे। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए उसी पे डिपेंड करती हुई एक्सरसाइज देखने वाले हैं 2.1। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी स्टूडेंट यदि नया है इस क्लास के अंदर तो वो इससे पहले की वीडियोस देखते हुए यहाँ तक पहुंचे, उसको आज की क्लास बड़ी आसानी से क्या आएगी, समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं आज की यह क्लास। जैसा कि आप टाइटल देख ही रहे हैं, मैथ्स कंप्लीट एनसीईआरटी फ्री। हम कंप्लीट मैथमेटिक्स की 11th और 12th की एनसीईआरटी क्या करवा रहे हैं, हमारे चैनल के ऊपर करवा रहे हैं। हमारी डेली क्लास 5 बजे आती है और बिल्कुल कंटिन्यूस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आ रही है, और एनसीईआरटी के अंदर दी गई हर एक लाइन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन को हम कंप्लीट करवाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, रिलेशन एंड फंक्शन है ना। और रिलेशन और फंक्शन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था पूरा। इंट्रोडक्शन बताने के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पे आए थे, इसके एग्जांपल्स हमने देखे थे, इसकी डेफिनेशन देखी थी, इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे, 4 रिमार्क्स थे, मैंने 4 आपको रिमार्क्स बताए थे। जितने भी एग्जांपल्स थे ये सारे हमने देख लिए थे, 6 के 6 एग्जांपल हमने देखे थे, क्लास के अंदर ही देखे थे। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। तो देखो, मेरा जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, मेरा कहना यही है कि आप डेफिनेशंस के ऊपर आप अपनी कमांड अच्छी बनाएं, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसके बाद करें। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाते हैं, डेफिनेशन उसका इंट्रोडक्शन नहीं देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखना भी इवन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्रोडक्शन काम का ही नहीं होता तो उसको एनसीईआरटी में क्यों इंक्लूड किया जाता, डायरेक्ट डेफिनेशन ही लिख दी जाती। तो उसके अंदर कुछ दी गई बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये आपको कहना चाहता है कि मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है। पहली बात तो ये सेट नहीं है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट में ना हो के स्मॉल ब्रैकेट में है, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम हमेशा ऑर्डर्ड पेयर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं इसको सेट समझ लो, ये सेट ना है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर उसने दिया ही ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ना, एक ऑर्डर्ड पेयर उसने दिया है, इसमें एक एलिमेंट तो है ये x/3 + 1, एक एलिमेंट तो है ये, कोमा। दूसरा एलिमेंट क्या है, y-2/3। तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, दोनों एलिमेंट हैं। वो कहना चाहता है कि ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा इक्वल है किसके, इसके 5/3, 1/3 के। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा इस ऑर्डर्ड पेयर की क्या है, इक्वल है। तो जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हम देख रहे थे, तो उसके अंदर एक रिमार्क था, यदि ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं तो वो इफ एंड ओनली इफ एक कंडीशन पे इक्वल होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अगर कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं तो वो एक कंडीशन पर ही इक्वल होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बुक वाला हमसे पूछना चाहता है किसकी वैल्यू, एक तो x की वैल्यू पूछना चाहता है और एक किसकी वैल्यू पूछना चाहता है, y की। और बुक वाले ने ये हमें दी है कंडीशन, तो मुझे पता है कि ये 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है ना। तो एक बात तो क्लियर है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट मेरा एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, और मेरा सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इस सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। यहां तक की कहानी सबको समझ में आती है। अब अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है तो इसका मतलब मेरा x/3 + 1 तो इक्वल होगा किसके, 5/3 के। साथ ही मेरा y-2/3 किसके इक्वल होगा, 1/3 के। यहां तक किसी को प्रॉब्लम?
यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x/3 इज इक्वल टू 5/3, ये उधर ट्रांसफर होगा तो कितना बनाएगा माइनस का 1, तो x/3 इज इक्वल टू एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3, और इधर कितना आ जाएगा 5 माइनस 3। तो अब इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देते हैं, तो x/3 और ये इधर कितना बच जाएगा 5 माइनस 3 2/3, और 3 से 3 मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो बुक वाला एक तो x की वैल्यू पूछना चाहता था, तो x की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई 2 आ गई। यहां तक सबको क्लियर है। अब बुक वाला चाहता है कि y की वैल्यू और बता दो, तो मैंने कहा ये लो y की वैल्यू और बता देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं ना, उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/3 है, उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का बनाएगा, कितना बनाएगा 2/3। एलसीएम अगर आप लेते हो तो इधर तो y रहेगा, और उधर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, और ऊपर कितना चला जाएगा 1 + 2, और अगर आप उसको ट्रांसफर करते हो तो y इज इक्वल टू 3/3, और यहां से अगर आप इसको सोल्व करने की कोशिश करते हो तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1, y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू तो कितनी आती है 2 आती है, और y की वैल्यू कितनी आती है 1। ये हमें कहां से पता चला, जब हमने रिमार्क देखा था, और ये रिमार्क फर्स्ट ही था, यदि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं तो वो एक कंडीशन पर इक्वल होते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं इक्वल। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी ना वो तो कितनी आएगी मेरी 2, और जो मेरी y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1। तो उसने x और y की वैल्यू पूछी थी, x और y की वैल्यू हमने निकाल दी। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? क्वेश्चन फर्स्ट सबका कंप्लीट। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई नोट बना रहा है नोट्स बना रहा है तो नोट्स बना ले। आगे कंटिन्यू करें, हटा दे इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वो ऐसे कहना चाहता है इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, कोई आपके पास सेट ए है उसके अंदर 3 एलिमेंट है, वो ऐसे कहना चाहता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो ऐसा कहना चाहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज इक्वल टू 3। किसी भी सेट के अंदर ए के अंदर कितने एलिमेंट है 3, तो उसने कहा कि मैं लिख दिया। आगे वो कहना चाहता है कि एक सेट बी है मेरे पास, और वो बी सेट ऐसा है, मेरे पास कोई बी सेट है और वो बी सेट ऐसा है 3 4 और 5। मेरे पास बी सेट है 3 4 5। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी कितना रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी कितने एलिमेंट है 1 2 3, इसमें भी कितने एलिमेंट हैं 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब बुक वाला कहना चाहता है कि जब आप इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बनेगा उसके अंदर कितने एलिमेंट जाएंगे टोटल। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जब करोगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं एक फॉर्मूला जानता हूं। फॉर्मूला क्या जानता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी। और ये हमारा रिमार्क 2 था। जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के अंदर 4 रिमार्क देखे थे, उनमें सेकंड नंबर का रिमार्क यही था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी। तो बुक वाला इस सेट के अंदर एलिमेंट पूछना चाहता है, तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज इक्वल टू कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी इज इक्वल टू कितना है 3, तो 3 3 9। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू 9। और बुक वाला ये पूछना चाहता है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जो सेट बनेगा ना, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो सेट बनेगा उसके अंदर टोटल नंबर एलिमेंट कितने जाएंगे 9 जाएंगे। कितने जाएंगे 9। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां पे क्या होता है कंप्लीट होता है। इट इज क्लियर। नोट बना लो इसके, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो ना। सबके पास वॉइस प्रॉपर है ना, वॉइस सबके पास प्रॉपर है। कंटिन्यू करें आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में बुक वाला कहना चाहता है कि मेरे पास एक जी सेट है, उस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, एक 7 और एक 8। एक मेरे पास एच सेट है, एक मेरे पास एच सेट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है 5 4 2, यानी 3 एलिमेंट है, एक 5 एक 4 और एक 2। बुक वाला 2 क्वेश्चन पूछना चाहता है, एक जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच निकालो और एक एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी निकालो। इस बार मैं एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी निकाल के दिखा देता हूं आपको, और ये आप घर से खुद कर लेना। सबको क्लियर? तो एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी निकालते हैं, नीचे निकाल लेते हैं थोड़ा सा ना। तो मैंने कहा टेक्निकल एरर की वजह से एक बार बीच में वॉइस चली गई थी, एक बार हम शुरू से देखते हैं ना। तो 2 क्वेश्चन हम कर ही चुके थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर चुके थे, टेक्निकल एरर की वजह से एक बार वॉइस चली गई थी माइक से। तो एक बार हम आगे फिर से देखते हैं। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर से देखते हैं। अगर देखो सामने एक बार, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ तक नहीं प्रॉपर आया तो एक बार फिर से बैक करके देख लेना, वीडियो फिर से प्रॉपर आ जाएगा ना, वॉइस चली गई थी एक बार। अब इधर देखो, वो ऐसे कहना चाहता है कि आपके पास एक जी सेट है, एक एच सेट है, अब आपको एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी निकालना है। तो मैंने कहा कि एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी निकालना है, तो पहले एलिमेंट जाएंगे एच के, बाद में एलिमेंट जाएंगे जी के। तो पहले एच के एलिमेंट जाएंगे, मतलब 5 का पेयर किसके साथ बनेगा 7 के साथ, 5 का पेयर किसके साथ बनेगा 8 के साथ, 4 का पेयर किसके साथ बनेगा 7 के साथ, 4 का पेयर किसके साथ बनेगा 8 के साथ, 2 का पेयर किसके साथ बनेगा 7 के साथ, और 2 का पेयर किसके साथ बनेगा, और ये करली ब्रैकेट बंद। और ये हमने क्या निकाल दिया, एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी। अब सबके पास वॉइस क्लियर है? ये बन गया एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी, और ये जी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और इसके साथ ही एक सेम मैंने आपको अभी भी करवा दिया। तो ये जी कार्टेशियन प्रोडक्ट आप एच खुद से करेंगे, इट इज क्लियर। और टोटल एलिमेंट काउंट करके देख लो, अदरवाइज वैसे भी हम बता सकते हैं इसके अंदर 3 एलिमेंट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट 6 जाने चाहिए। और वैसे भी हम काउंट करके बता देते हैं कितने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 6 हो गए। और ये तो हम वैसे भी बता सकते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट जी इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एच इज इक्वल टू 3, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट एच इंटू जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एच मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द जी। तो ये कितने आएंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ एच में कितने हैं 3, और इसमें कितने हैं 2, तो कितने आ जाएंगे 6। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। हालांकि इसमें पूछा नहीं है बुक वाले ने, बस मैंने बता दिया आपको। इसमें तो उसने सिर्फ इतना ही पूछा था कि एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी निकालो और जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच निकालो, तो हमने निकाल दिया। हटा दें इसको, क्वेश्चन 4 की तरफ चलें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 4 में कहना चाहता है कि मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वो ट्रू हैं या फॉल्स, हमें ये बताना है। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो स्टेटमेंट ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, हमें ये बताना है। और टोटल स्टेटमेंट कितने दिए हैं 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं। इन 3 स्टेटमेंट के बारे में हमें बताना होगा कि वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। तो पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट में उसने कहा कि मेरे पास P एक सेट है, उसमें एलिमेंट है M, N। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि एक सेट है मेरे पास Q, उसके अंदर एलिमेंट है N, M। फिर वो कुछ कहना चाहता है कि मैंने करली ब्रैकेट है, ये थोड़ा ध्यान से सही से बना लेना। फिर वो कहना चाहता है कि मैंने P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q निकाला, और उसके अंदर एलिमेंट कितने गए, एक तो M, N, और एक कौन सा गया N, M। सिर्फ 2 एलिमेंट जा रहे हैं, 2 तो जा ही नहीं सकते। 2 इसमें 2 इसमें, तो टोटल एलिमेंट जाने चाहिए तो 4।
और इसके अंदर टोटल एलिमेंट जा रहे हैं कितने, 2, क्योंकि हम जानते ही हैं पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू में टोटल कितने जाएंगे, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट जाने चाहिए थे टोटल, और इसके अंदर जा रहे कितने एलिमेंट है, 2, और जाने कितने चाहिए थे, 4। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। पहली बात तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो बोलता है कि 4 एलिमेंट कौन कौन से जाएंगे, तो मैंने कहा बता देते हैं कहां दिक्कत है। हमारे अकॉर्डिंग पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू ये बनना चाहिए था, पहले पी का बाद में क्यू का। तो एम का एन के साथ पेयर, एम का एम के साथ पेयर, फिर एन का एन के साथ पेयर, और फिर एन का एम के साथ पेयर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू ये बनना चाहिए था, और बुक वाले ने बना दिया ये। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। जहां तक की कहानी समझ में आती है क्या? तो पहला स्टेटमेंट तो कैसा हो गया, फॉल्स। हटा दें इसको, आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करते हैं। तू देखो, टू के अंदर कहना चाहता है कि आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, दोनों नॉन एम्प्टी हैं। एक सेट ए है, ये भी नॉन एम्प्टी है, एक सेट बी है, ये भी नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है। वो एक कहना चाहता है जब आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालोगे ना, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालोगे, तो मैंने कहा निकाल देंगे। तो वो ऐसे कहना चाहता है जब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालोगे तो उसके अंदर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट जाएंगे। कौन से टाइप के एलिमेंट जाएंगे, एक्स वाई टाइप में, कि जिसमें पहला एलिमेंट तो किसमें बिलोंग करेगा, ए में, और दूसरा एलिमेंट किसमें बिलोंग करना चाहिए, बी में। तो मैंने कहा कि मैंने तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीखा है। सेट बिल्डर फॉर्म में ये बोलता है कि एक्स वाई टाइप के एलिमेंट जाएंगे, जिसमें एक्स तो किसमें बिलोंग करेगा, ए में, और वाई किसमें बिलोंग करेगा, बी में। तो मैंने कहा कि सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे तो लिखा जाता है, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे तो लिखते हैं। इधर और लिख के बता देता हूं, ऐसे तो लिखते हैं। ऐसे तो लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो वो यही कहना चाहता है कि अगर आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो और उनका अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लो तो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट जाएंगे, किस टाइप के, एक्स वाई टाइप के। तो मैंने कहा कि एक्स वाई टाइप के जाते हैं, और बीच में पहला एलिमेंट तो ए में बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी में बिलोंग करेगा। मैंने कहा एक्स तो ए में बिलोंग करेगा, वाई किस में बिलोंग करेगा, बी में, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट में, दूसरा एलिमेंट कौन से सेट में बिलोंग करता है, दूसरे सेट में। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। बस उसने सेट बिल्डर वाली फॉर्म को लैंग्वेज में लिख दिया। कुल मिला के वो सेट बिल्डर फॉर्म ही बोलना चाह रहा है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को उसने लैंग्वेज में बोल दिया। अदरवाइज वो बात यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म की ही कर रहा है। आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके थर्ड पार्ट की तरफ कंटिन्यू करते हैं। देखो थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में कहना चाहता है कि मेरे पास एक सेट ए है, उसके अंदर दो एलिमेंट है 1 एंड 2। एक सेट मेरे पास बी है, उसमें 2 एलिमेंट है, एक 3 एंड 4। अब वो ऐसे कहना चाहता है, ये चेक करके बताओ। तो वो पहले ऐसे कहना चाहता है बी का आप इंटरसेक्शन लो फाई के साथ, बी सेट का इंटरसेक्शन लेना है फाई के साथ। फाई का मतलब एम्प्टी सेट, किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन एलिमेंट क्या है। जैसे बी सेट तो मेरा कौन सा है, 3 और 4, इसका मैं किसी एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लूं तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा वो जाएगा। अब भाई इसमें जब एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन एलिमेंट कहां से आएगा, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो मैंने कहा कि ये रिजल्ट आएगा फाई, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है।
कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो एक भी एलिमेंट नहीं जाएगा, एक भी एलिमेंट नहीं जाएगा मतलब एम्प्टी सेट बनेगा। एम्प्टी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। कहानी समझ में आ गई? तो बोलता है ये तो आपने बीच वाला इतना ही पार्ट सोल्व किया, इतना ही पार्ट सोल्व किया। मैंने कहा भी रुको, ए के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट वो ले देते हैं। ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो मैंने कहा चाहे मैं ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका लूं और चाहे फाई का लूं, एक ही बात है, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल है? फाई के। तो अगर मैं किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा तो कोई एलिमेंट जाएगा क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट एलिमेंट एम्प्टी सेट के साथ कैसे लोगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, जैसे कि हम डेफिनेशन भी देखते हैं। वो तो बोल रहा है कि ए का इस फाई सेट के साथ क्या लो? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा सकता है क्या? नहीं लिया जा सकता। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने की कोशिश करोगे तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो एम्प्टी सेट बनेगा। और एम्प्टी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? फाई के। इसका मतलब ये वैल्यू भी किसकी इक्वल आ गई? फाई के इक्वल आ गई। और बुक वाला ये कहना चाहता है क्या आपकी वैल्यू फाई के इक्वल आती है क्या? मैंने कहा बिल्कुल फाई के इक्वल आती है। और बिल्कुल फाई के इक्वल आती है मतलब ये बात क्या है? ट्रू है। तो इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन 4 के अंदर उसने 3 स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू रहेगा और थर्ड स्टेटमेंट भी क्या रहेगा? ट्रू। यहां तक सबको क्लियर है? कंटिन्यू करें आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहना चाहता है ये लो, हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 5 कहना चाहता है मेरे पास एक सेट है ए, उसमें -1 और 1 एलिमेंट है, और बुक वाला चाहता है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए फाइंड करो। तो मैंने कहा 3 का एक साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना मुझे तो आता नहीं है, मुझे तो 2-2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आता है। और 2-2 का करना आता है तो कहां दिक्कत है? पहले 2-2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2-2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे मतलब -1 का -1 के साथ, -1 का 1 के साथ, 1 का -1 के साथ और 1 का 1 के साथ पेयर। तो ये तो हो गया 2-2 का। उसने कहा कि 2-2 का हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब इस 2 का इस एक के साथ और करके बता दो। तो मैंने कहा ये लो एक और के साथ कर देते हैं, कहां दिक्कत है? तो ये -1 इस पेयर के साथ जाएगा पहले तो -1 एक एलिमेंट। ये -1 इस पेयर के साथ जाएगा, -1 1 दो एलिमेंट। वो -1 इसके साथ जाएगा, -1 1 -1 कोमा। वो -1 इसके साथ जाएगा, -1 1 1 चार एलिमेंट। उस 1 का इसके साथ जाएगा, 1 -1 -1 कोमा। वो 1 जाएगा इसके साथ, 1 -1 1 कोमा। वो 1 जाएगा इसके साथ, 1 1 -1। और वो 1 जाएगा इसके साथ, 1 1 और 1। और ये करली ब्रैकेट हो गया बंद। आपको एक ही लाइन में लिखना है, मेरे पास यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी मैंने इसलिए लिख दिया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बन रहे हैं? 8। काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑर्डर्ड पेयर ना बन के ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगी। ये ऑर्डर्ड क्या बनेगी? ट्रिपलेट। और ऐसा एग्जांपल भी हम पहले कर चुके थे और मैंने ये भी बता दिया, अगर 3 का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछता है तो पहले 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ और 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के इनको आपस में क्या कर दो? कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दो। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 सेट होनी चाहिए। तो एक सेट तो ये रहा और एक सेट बन गया ये नया सेट बन गया। तो एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, दोनों का क्या करवा दिया? अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दिया, अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दिया। तो ये निकल के आ गया। और बुक वाला पूछना भी यही चाहता था। इट इज क्लियर? और यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट। और एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 10 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक तो कर लेते हैं, आज बच्चे भी क्वेश्चन कर लेंगे कल की क्लास में। और इसके बाद डेफिनेशन के ऊपर किसके ऊपर आएंगे? रिलेशन की डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। एक और देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और देख लो। क्वेश्चन 6 कहना चाहता है कि मैंने आपको 2 सेट दिए हैं, सॉरी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी दिया है। वो क्या दिया है? a, x, a, y, b, x,
और बी कोमा वाई। ये मैंने आपको एक सेट दिया, वो भी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। अब वो ऐसे कहना चाहते हैं ए और बी बताओ, ऐसा भी हम कर चुके हैं, ऐसा एग्जांपल कर चुके हैं। हर बार तो हम क्या करते थे, दो सेट ए और बी देते थे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पूछता था। इस बार उसने उल्टा पूछ लिया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी देके ए और बी पूछ लिया। मैंने कहा दिक्कत है ही नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि मैं एक रिमार्क जानता हूं या नोट जानता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो पहले सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा? ए। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा? ए। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा? बी। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा? बी। इसका फर्स्ट एलिमेंट एक्स, सॉरी सेकंड एलिमेंट वाई, सेकंड एलिमेंट एक्स, सेकंड एलिमेंट वाई। क्या ए और बी ये बनेंगे क्या? मैंने कहा ये भी नहीं बनेंगे। अभी ये क्यों नहीं बनेंगे? ये यहां पे क्या दिक्कत आ गई? मैंने कहा थोड़ी सी दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत ये आ गई कि यहां पे एलिमेंट का रिपीटेशन हो रहा है, जबकि सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता। तो जो रिपीट एलिमेंट हो रहे हैं उनको हटा दो। मैंने कहा इसमें भी रिपीट हो रहे हैं क्या? बोले इसमें भी रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट को इसमें भी हटा दो, एक्स और ये हमारे एक्स और ए और बी क्या हो गए? तैयार। और बुक वाला पूछना भी क्या चाहता था, ए और बी निकालो, और ए और बी हमारे यहाँ पे क्या हो गए? तैयार हो गए। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 2.1 के आज 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बचे हुए और 4 क्वेश्चन, जो भी 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद रिलेशन की क्या देखने वाले हैं? डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की क्लास समझ में आ रही होगी, हमारी सभी क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई सजेशन देना है या फिर किसी प्रकार का कोई इश्यू है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमें बताएंगे तभी हमें पता लगेगा। हम अपने आप तो हमारी तरफ से बेहतर करने की ही कोशिश करते हैं। फिर भी यदि आपका कोई सजेशन है, आपको किसी प्रकार का इश्यू है, किसी प्रकार का डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, आपको पढ़ाने के तरीकों को लेकर किसी प्रकार का कोई सजेशन देना है, तो आप हमें जरूर बताएं। हम आपके सजेशन अगर हमें सही लगेंगे तो हम जरूर उनको एक्सेप्ट करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। और हम आपके सामने बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, मेरे पढ़ाने का तरीका हमेशा से यही रहा है। मैं बिल्कुल खुद पढ़ते समय भी अपनी जो बुक्स रहती हैं उन्हीं से पढ़ते हुए आया हूं, और पढ़ाने का तरीका भी मेरा यही रहा है। मैं हमेशा बुक से पढ़ाता हूं, जैसे कि अब भी पढ़ा रहा हूं। मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट तरीका यही रहता है। हालांकि सबके तरीके अपने अपने रहते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरा तरीका ये रहता है। और हो सकता है इससे आपको रीडिंग बुक्स में भी क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। अगर आप फ्यूचर में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी कम होगी और आप खुद से क्या होंगे? आपका मोटिवेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ठीक है, इसी के साथ लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही यदि आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके साथ इसी तरह लगातार टाइम से क्या रहें? जुड़े रहें। इसी साथ आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।